नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सक्लूसिव के लाइव सेशन में आपका स्वागत है। आज बात होगी कई अहम मुद्दों पर। हमने आपसे कल चर्चा की थी उत्तर प्रदेश की शिक्षिका अनामिका शुक्ला उर्फ अनामिका सिंह उर्फ प्रिया के बारे में। आज फिर से शिक्षा जगत से ही जुड़ी खबर के साथ आए। वो खबर भी उत्तर प्रदेश से ही है। उत्तर प्रदेश के साथ में उत्तर प्रदेश से इसलिए खबर है वो बड़ी है क्योंकि 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला है, जिसमें टॉपर जो है वो उसका फर्जी पाया जा रहा है। उसमें आशंका जता रही है वो फर्जी है क्योंकि उससे ऐसे कई सवाल, छोटे मोटे सवाल पूछे गए जिसका वो जवाब देने में असमर्थ रहा। जैसे कि राष्ट्रपति का नाम क्या है, देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता है और उसने 150 में से 143 अंक प्राप्त किए हैं। तो ये देख लीजिए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था किस कदर कहाँ जा रही है, यहाँ पर किस तरीके से चल रहा है। इन सब पर चर्चा करेंगे, पूरे विस्तार से आपको बताएंगे शिक्षक घोटाला है क्या, इसमें पेच क्या था, काफ़ी लंबे समय से अटका पड़ा था। ये सब चीज़ों पे जुड़ेंगे आपके साथ में। तो आज चर्चा इस पे होगी। दूसरी चर्चा हमारी है, दूसरा सब्जेक्ट है कि आज दिल्ली में एलजी ने मीटिंग बुलाई थी। मनीष सिसोदिया गए थे, डीडीएमए की बैठक थी। उसमें के बाद बैठक से बाहर निकले तो मनीष सिसोदिया ने कहा है कि जुलाई तक की 31 जुलाई तक की दिल्ली में 5.5 लाख केस हो जाएंगे कोरोना के। ऐसे में बेड की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी। अब ये डिप्टी सीएम सच में ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा होगा या फिर सिर्फ और सिर्फ वो अस्पतालों को लेकर चल रही जंग को लेकर के बात की जा रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा मुख्य चर्चा का विषय यही है। वहीं आपको पहले थोड़ी सी एक दो बड़ी खबरें बता देते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी माता को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जो अस्पताल में भर्ती भी थे कई दिनों से। तो ये लगातार मामले चल रहे हैं, ये कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वहीं पे बीएमसी के डिप्टी कमिश्नर की मौत हो गई है कोरोना से। ये बड़ी खबर है जो कोरोना को लेकर के। वहीं दिल्ली और यहाँ पे लगातार मामले बढ़ रहे हैं। आपके सामने कोरोना ट्रैकर चल ही रहा है, आप देख रहे हैं। भारत में 2,67,598 कुल कन्फर्म केसेज हैं, जिसमें से 1,29,215 रिकवर कर चुके हैं, जबकि 7,446 लोगों की जान जा चुकी है। विश्व के आप डाटा देख रहे हैं, ट्रैकर में देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि 7,13,006 माफ कीजिएगा 71 लाख माफ कीजिएगा। तो ये मामले हैं, तकरीबन इतने मामले हो चुके हैं कोरोना ट्रैकर में। विश्व के आपने आंकड़े देख लिए, उसमें रिकवरी भी आप देख रहे हैं और मरने वालों का आंकड़ा भी 4 लाख के करीब 4 लाख को पार कर गया है। तो ये लगातार कोरोना को लेकर के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी भी सियासत अपने चरम पर है और सियासत लगातार हो रही है। दिल्ली में कोरोना के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, रोजाना मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना को लेकर के आप दिल्ली में एक बार फिर से जो दिल्ली की पुरानी लड़ाई रही है, एलजी और मुख्यमंत्री सरकार के बीच में लड़ाई चलती रहती है। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री जो हैं अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली के जो अस्पताल हैं वो दिल्ली वालों के लिए रहे कोरोना काल में, तो कोरोना के लिए अस्पतालों की ज़रूरत पड़ेगी और हमारे पास इतने मरीज हो रहे हैं जिनकी भर्ती के लिए हमें बेड्स की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। ऐसे में जब बाहरी लोग आएंगे तो उनको कैसे हम ट्रीटमेंट देंगे, तो हमारे लोग की ट्रीटमेंट रह जाएगी। इसके बाद में एलजी ये फैसला दिया था उन्होंने, इसके बाद एलजी ने फैसला पलट दिया। अब इसके फैसला पलटने के बाद से आज एलजी ने फिर बैठक बुलाई। बैठक के बाद डिप्टी सीएम बाहर आते हैं और डिप्टी सीएम कहते हैं, वो आंकड़े देते हैं कि 15 जून तक इतने मामले हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे। लास्ट वो कहते हैं कि 31 जुलाई तक की दिल्ली में मामले 5.5 लाख के हो जाएंगे और उस वक्त में हमें 30,000 बेड की जरूरत पड़ेगी, और वो नहीं है। पहले जब उन्होंने अपने लिए बेड्स वाली दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च किया था तो उस वक्त उन्होंने बताया था कि दिल्ली में तकरीबन आधे से ज़्यादा बेड खाली हैं। अब वो कह रहे हैं कि दिल्ली में आधे से ज़्यादा बेड भर चुके हैं। ऐसे में हमें दिल्ली का अस्पताल हमारे दिल्ली वालों के लिए चाहिए। तो बात यहाँ तक कही जा सकती है कि दिल्ली में दिल्ली का ही कोई नहीं है। पहली बात एक इन्वेंट टेरेटरी है और वहाँ पे दिल्ली की मूल निवासी कौन है ये आज भी रिसर्च का विषय है, जांच का विषय है। जो काफ़ी दिनों से रह रहे हो दिल्ली का हो जाता है नागरिक, अगर आपके पास आधार है तो ऐसी चीज़ों में नागरिक हो जाता है। तो दिल्ली के इस तरीके का कहना, एलजी के बात, इस बात का मैं समर्थन करता हूँ। मुझे लगता है कि कोई कहीं भी इलाज करा सकता है, चाहे दिल्ली का आदमी उत्तर प्रदेश में आके इलाज कराए, चाहे उत्तर प्रदेश का आदमी दिल्ली में जाए, कोई कहीं भी जा करके अपना ट्रीटमेंट करवाए, उसको जहाँ भी सुविधा लगती है वहाँ पे इलाज करवा सकता है। ऐसे में कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। ये संवैधानिक हनन है। हम बॉर्डर पे लड़ते हैं, लेकिन अगर अपने देश के अंदर राज्यवार बॉर्डरों में लड़ने लगेंगे तो ये काफ़ी मुश्किल स्थिति हो जाएगी। तो इस तरीके से दिल्ली सरकार की ओर से जो हट किया जाता है बार बार, वो वाकई में गलत नजर आता है। और मनीष सिसोदिया की तरफ से जो बात कही गई है उसमें थोड़ी सच्चाई है, क्योंकि मेदांता के डॉक्टर नरेश त्रेहान ने कहा है कि अगर थोड़ी सी लापरवाही हुई तो अभी मामले बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे और कोरोना के मामले
और बढ़ते ही जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी तक की 412 मामले नए मामले आ गए हैं, पिछले 12 घंटों में 412 नए मामले आ गए हैं। तो मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है कि रिकवरी रेट हमारी अन्य देशों की अपेक्षा अच्छा है। राजकुमार गुप्ता जी कह रहे हैं एलजी का फैसला सही है, दिल्ली केवल दिल्ली वालों की थोड़े है। बिल्कुल सही बात है, यही चीज उनको समझनी चाहिए। हर बार वो ऐसा बयान देते हैं। यहाँ तक कि आपको बता दें कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री इस समय अरविंद केजरीवाल, वो खुद दिल्ली के नहीं है, वो हिसार के रहने वाले हैं। तो ऐसे में तो इस समय वो भी कोरोना से ग्रसित हुए हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट दिल्ली में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली तो दिल्ली वालों का अस्पताल का इलाज होना चाहिए। तो ये सारी चीजें लेकर के अगर ऐसी बयान दी जाती तो राजनीतिक तुष्टीकरण, जनता को घुमाने के लिए, जनता को बहकाने के लिए ये सब तरीका का आजमाया जाता है, सब हथकंडा किया जाता है, ताकि जनता इन्हीं सब में मशगूल रहे और जो मूल मुद्दा है उससे भटक जाए, उस पर चर्चा ना करें। हम इस पे और आगे बात करेंगे, इस पे और जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की एक बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती घोटाला पाया गया है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती होनी थी, उसमें घोटाला पाया गया है कि जिसमें जो टॉपर्स हैं उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि टॉपर को जानकारी नहीं थी, वो अपने हिसाब से अपनी योग्यता उस हिसाब से नहीं बता पा रहा है जैसा होना चाहिए, क्योंकि टॉपर होने के साथ साथ में उसके मार्क भी 150 में से 143 हैं। तो ऐसे में उसको तकरीबन सबसे उत्तर प्रदेश जैसी सबसे बड़ी आबादी वाले प्रदेश में से टॉपर होना, 69,000 शिक्षक भर्ती होती है, 4 लाख लोग परीक्षा देते हैं, उसमें से 4 लाख लोग में से 150 में से 143 अंक हासिल करने वाले टॉपर को राष्ट्रपति का नाम नहीं पता होता है, राज्य के देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता होता। इन सब ऐसे और कई सवाल उससे पूछे जाते हैं, वो नहीं बता पाता है। उत्तर प्रदेश की नहीं, हम अन्य राज्यों की बात करें तो अक्सर सरकारी शिक्षकों के ऐसे तस्वीरें आती रहती सामने। तो ऐसे ही होते हैं, कुछ घोटाले सामने आ जाते हैं, कुछ घोटाले सामने नहीं आते, तो शिक्षक शिक्षिकाएं लग जाते हैं और नौनिहालों के भविष्यों को दांव पे लाते, भविष्य खराब करते हैं। और जब सरकार ये कहती है कि आप बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाइए, तो सरकारी स्कूलों के ऐसे बहुत सारे विजुअल आप सोशल मीडिया पर जाके देखेंगे तो आपको तमाम विजुअल मिलेंगे जिसमें शिक्षक किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं, शिक्षक को अंग्रेजी नहीं पता है, शिक्षक कुछ नहीं पता, शिक्षक को खुद नहीं पता कि राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कहाँ होता है, मुख्यमंत्री कहाँ होता है, उसको ये सब चीज़ें नहीं पता है। कई सारे टीचर तो ऐसे ही प्रधान को ही प्रधानमंत्री मानते हैं, ऐसे भी बयान उनके तरफ से ऐसे भी सुनने में आता है। तो ये वही शिक्षक हैं जो भर्ती, आप कुछ पकड़े जाते हैं तो घोटाले के नाम से सामने आ जाते हैं, कुछ नहीं पकड़े जाते हैं वो बाद में अपने और बच्चों के भविष्य को बर्बाद करते हैं, ऐसे ही टीचरों को जन्म देते हैं, ऐसे ही टीचर बनते हैं। लगातार मामला सामने आता है। बिहार में 2 साल पहले की बात है, जब रूबी नाम की लड़की टॉपर होने के बाद में बोर्ड परीक्षा में उसको कुछ नहीं आ रहा था, वो नहीं बोल पाई थी, सब्जेक्ट का नाम नहीं बता पाई, तो ऐसे ये भी मामला निकला। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो वाकई में इस पर नजर डालने की जरूरत होती है। वहीं प्रियंका गांधी ने, आपने हमारी हेडलाइन सुनी पढ़ी होगी कि यूपी में व्यापम, हम इसे व्यापम इसलिए कह रहे हैं, व्यापम की संभावना आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती घोटाला हुई थी वो व्यापम थी। वही इसको प्रियंका गांधी ने भी व्यापम कहा है कि उत्तर प्रदेश का व्यापम है, बहुत बड़ा घोटाला है, अगर इसकी सही तरीके से जांच की जाएगी तो बहुत बड़े तार खुलेंगे। खैर, व्यापम मामले का जांच अभी तक होता ही जा रहा है। व्यापम कई साल पुराना मामला है, मध्य प्रदेश में लगातार चलती है। इस पर हम किसी दिन और बात करेंगे जिस दिन मध्य प्रदेश के व्यापम में कोई फैसला आता है। तो जो टॉपर है वो प्रयागराज के है, प्रयागराज के 150 में 142 नंबर पाए थे, नाम है धर्मेंद्र कुमार पटेल। तो इनको राष्ट्रपति का नाम तो नहीं पता, जनरल नॉलेज में कोई भी आसान का सवाल जब नहीं दे पाए। तो इसके बाद में क्या किया गया है कि जो प्रयागराज के सेंटर्स हैं वो सब 40-42 सेंटर थे, उनके परीक्षाओं को रोक कर दिया गया, जो परिणाम थे उनको रद्द कर दिया गया, उनको रोक दिया गया है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट में भी इसमें अभी 33,000 कुछ शिक्षकों पर की भर्ती पर रोक लगा दिया गया है। इस मामले को हम पूरा समझेंगे। अब इसमें खुलासा कैसे हुआ पहले ये समझ लेते हैं कि ये पकड़ा कैसे गया शिक्षक भर्ती घोटाला। इस मामले में जो एसएसपी हैं सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने 5 जून को बताया था कि प्रतापगढ़ का निवासी जो राहुल सिंह है, सोराव थाने में पूर्व जिला पंचायत डॉक्टर कृष्ण पटेल समेत 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि 69,000 सहायक शिक्षा भर्ती में आरोपियों ने परीक्षा पास कराने के लिए 7.5 लाख रुपए कैश दिया था। अभी ये टॉपर नहीं है, राहुल सिंह है जो प्रतापगढ़ सोराव का है। उसने बताया कि उसने जिला पंचायत में एक डॉक्टर कृष्णलाल पटेल हैं, उनको 7.5 लाख रुपए दिया था जिसमें भर्ती होनी थी, 7.5 लाख रुपए में भर्ती करवा देते। जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में राहुल सिंह का नाम नहीं था, जिसके बाद उसने मुकदमा जब किया, जाके पुलिस के पास गुहार लगाई तो पुलिस ने सुना और पुलिस को जिसने उसने नाम दिया था, जो 20 नाम दिए थे, उसमें तकरीबन 17-18 लोगों की भर्ती हो गई थी। तो जिसके बाद से ये पूरे उसको पुलिस ने जांच किया तो पता चला कि उसमें जो ये लड़का था टॉपर धर्मेंद्र कुमार पटेल, वो भी उन्हीं में से एक है।
तो ये सारा इसी तरीके से खुलासा हो। उसके बाद में जब उसकी थोड़ी सी इंक्वायरी की गई तो ऑटोमेटिक उसको सामने निकल आया कि ये झूठ बोल रहा है और ये गलत पाया गया। तो मतलब जो डायरी दी गई, जो आरोपियों नाम बताया कि इन्होंने पैसे देकर पास किया 7.5 लाख रुपए की घूस दे करके जो पास हुए हैं, तो ये सारी मामले खुले। अब इस मामले को हम विस्तार समझते हैं कि ये मामला है क्या, इसमें कहाँ से चलता रहा मामला, ये कहाँ शुरू हुआ और क्या क्या इसमें कहाँ से कड़ी जुड़ी है, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। उसको भी जानना हमारे लिए जरूरी है, उसको भी हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो ये इस मामले में, भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 37,339 पदों की होल्ड करने का आदेश दिया, लेकिन इस घोटाले से उसका कुछ लेना देना नहीं है। इस घोटाले को जिसको रोका नहीं है, लेकिन फैसला इसी बीच आया है, इसलिए इसका जिक्र करते हैं। क्यों रोका है इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहले आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझा देते हैं कि पूरा मामला क्या है। तो ये पूरा मामला जो है शिक्षक भर्ती घोटाले की, इसमें कई, कांग्रेस ने इसको व्यापम बता दिया, मतलब कि इसमें बहुत लंबे तार है, काफी लंबे समय से चल रहा था। 4 लाख मामले थे। जब योगी सरकार आती है तो वो कट ऑफ को लेकर के थोड़ी सी परेशानियां होती हैं। 2 गुट बढ़ जाते हैं, एक शिक्षा मित्रों का गुट होता है और एक बीएड और बीटीसी वालों का ग्रुप होता है। वो कट ऑफ को लेकर के योगी सरकार बढ़ा देती है। पहले जो 40 और 45% होता है उसको आप बढ़ा करके वो 60 से 65% कर देती है, जिसका विरोध होता है। शिक्षा मित्रों इसका विरोध करते हैं और बीएड वाले इसको राजी हो जाते हैं, वो कोर्ट चले जाते हैं, जिसके बाद इस पर रोक लगती है, फिर परीक्षा होती है। उसके बाद में आखिर में अंततः योगी सरकार को ही राहत दी जाती है हाई कोर्ट की तरफ से और उनके कट ऑफ को मान लिया जाता है कि 90-97 अंक पाने वालों को पास माना जाएगा। लेकिन जब परीक्षा हो जाती है उसके बाद फिर से शिक्षा मित्र की तरफ से जाया जाता है, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कितनी सीटों पर रोक लगा दिया जाए। तो ये शिक्षक भर्ती घोटाला, इसके तार अभी और खुलेंगे और पढ़ते दर पर खुलेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें कहीं भी एक छोटा मामला नहीं है। ये कोई उस बंदे का नहीं है कि जिसने, क्योंकि अगर ये घोटाला नहीं खुलता, अगर ये बात सामने नहीं आती, तो राहुल नाम का लड़का जिसने 7.5 लाख रुपए दिया था, अगर उसकी भर्ती हो जाती तो ऐसे 20 लोग, अब 20 लोग एक सेंटर से थे जिन्होंने 20 लोगों ने पैसा दिया 7.5 लाख रुपए। ये 20 लाख लोग जो शिक्षक बन करके आपके समाज में आते, आपके स्कूलों में आते, बच्चों को पढ़ाते, तो बच्चे क्या पढ़ते और क्या भविष्य उनको निखारते, किस तरीके से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ने की बात करता है। बिना शिक्षा के कैसे आगे बढ़ेगा अगर ऐसे शिक्षकों की फौज तैयार की जा रही है। अगर इस शिक्षक, ये सारे 20 शिक्षक, वो तो गनीमत रही कि उसका नहीं हुआ उस शिक्षक का, अगर उसका शिक्षक का हो जाता तो फिर ये मामला पूरा का पूरा बहुत बड़ी करप्शन को, भविष्य को खराब करने वाला ये भर्ती होता। राजकुमार गुप्ता जी कह रहे अनामिका शुक्ला का मामला भी भारी घोटाला है। कल मैंने इस पर चर्चा किया था आपके साथ में अनामिका शुक्ला को लेकर के। अनामिका शुक्ला के साथ मामला ऐसे ही है, वही मैंने कहा कि ये अभी खुल गया मामला तो घोटाला सामने आ गया और उसको लेकर के चर्चा कर ली गई और उसमें बता दिया गया। लेकिन अनामिका शुक्ला और अनामिका वाली ज्वाइनिंग के समय भी अगर ऐसे कोई जांच हुई होती तो शायद उस वक्त भी ये खुलासा हो जाता और इतने सारे जो 14-15 महीनों से बच्चे पढ़ रहे थे और इतने बड़ा घोटाला चल रहा था। क्योंकि अनामिका शुक्ला का मामला आपको बता दें कि ये रायबरेली में शिक्षिका हैं जो संविदा पर रखे जाते हैं, जिनकी सैलरी 28 से 30 हज़ार होती है। लेकिन खुलासा क्या हुआ कि जब शिक्षकों की जो संविदा पे थे उनकी ऑनलाइन फीडिंग होने लगी। ऑनलाइन फीडिंग जब करने लगे तो उसमें देखा कि अनामिका नाम की जो शिक्षिका है वो कई जिलों में उसका नाम बार बार जिक्र आ रहा है। डाउट हुआ, सभी को लगा हो कि हो सकता है भाई एक नाम से हर जगह टीचर हो, कई जगह हो सकता है, या संयोग है। लेकिन इसको डाउट में लेकर के फिर जब डॉक्यूमेंट चेक किया गया तो डॉक्यूमेंट भी सेम थे। तो जिसके बाद से ये पूरा मामला खुला और उन्होंने जब अनामिका शुक्ला को बुलाया तो उससे पूछताछ शुरू की। तो शुरुआत में टाल मटोल करती रही, अपना नाम कुछ, अपने पिता का नाम कुछ बताती रही। फिर उसके बाद जब कहा तो कई बार पहला अनामिका शुक्ला बताया, फिर अनामिका सिंह बताया और फिर आखिर में बोला कि प्रिया नाम बताया अपना, और पिता का नाम महिपाल सिंह बताया। तो इस तरीके से उसने बताया। और इससे पहले वो कई जगहों पे वहाँ पे 25 में से कई में नौकरियां करके छोड़ भी चुके थे, 4-5 महीने करके उसने छोड़ भी दिया था। इस तरीके से कई मामले आए। अब जब खुलासा हुआ है तो एकमात्र लड़की से, एक शिक्षिका के होते हुए पूरे उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सेंधमारी नहीं की जा सकती है जब तक कि कोई बड़ा तार इसमें, बड़ी हस्ती इसमें न जुड़ा हो। ये पूरा मामला बहुत गंभीर है, इस पर चर्चा होनी चाहिए और चर्चाएं हो रही है। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि टीवी चैनल्स पे आपको ये मामले उतने ज़्यादा देखने को नहीं मिले, जबकि प्रिंट मीडिया के कई अखबारों में इसके मामले बहुत छोटे पन्नों में छपे हैं, बहुत ही छोटे मानक में छपे हैं। वो तो सोशल मीडिया के देन है जहाँ पे ऐसी खबरें
हाईलाइटेड होती है और मजबूरीवश इन्हें चाहे सुपरफास्ट और नॉर्मल तेज खबरों में इसको दिखा देते हैं। लेकिन इस मुद्दे में बड़ी चर्चा इसलिए नहीं होती है कि कहीं ना कहीं पे टीवी के जो टीवी चैनल्स हैं वो सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। इससे साफ जगह होता है कि ऐसे मामलों को जबरदस्त तरीके से क्यों, आखिर योगी सरकार को आए हुए 3 साल हो गए, भर्ती इसका मतलब उन्हीं के सरकार में हुई थी और उसके बाद में 15 महीने तक की वो 13-25 स्कूलों में नौकरी करती है एक लड़की, एक टीचर पढ़ाती हुई, और उसने 1 करोड़ की ज़्यादा सैलरी भी उठा ली है। अब खुलासा होता है, फिर जब जांच की जाती है उसको बताया जाता है, वो कुछ ज़्यादा क्लियर भी नहीं करती है। वो कहती है कि मैंने तो एक नाम था, राज नाम का लड़का था, उसको मैंने 2.5 लाख रुपए दिया था, उसने मेरी नौकरी लगवाई थी। तो राज का इतना बड़ा वजूद वाला था, इतनी बड़ी हैसियत वाला था कि 2.5 लाख रुपए में उसने 25 का नौकरी लगवा दी और 25 का नौकरी लगा दी और 15 महीने सैलरी भी उठा रही थी। तो ये सारी मामले समझने की जरूरत है। इस तरीके की बातों को लेकर के उस लड़की को लेकर के इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि उसने पूरी तरीके से वही उठा रही थी। ऐसा भी हो सकता है कि उसके दस्तावेजों का इस्तेमाल करके वहां पे कोई और नौकरी कर रहा हो, हर जगह पे कोई अलग लोग उसकी सैलरी उठा रहे हो। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अनामिका शुक्ला की जब अकाउंट चेक की गई तो उसके अकाउंट में मात्र 17,000 रुपए मिले हैं, जबकि दावा किया जा रहा है कि 1 करोड़ से ज़्यादा की सैलरी वो उठा चुकी है। उसके पास ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी भी नहीं है जिससे लगे उसने प्रॉपर्टी किया हो, वो भी नज़र नहीं आता है। दूसरी बात एक और है कि एक नाम से इतने सारे अकाउंट कैसे खुल गए। शिक्षा घोटाला के साथ में ये बैंकों का भी घोटाला है कि एक बंदे के नाम से एक आधार कार्ड पे सब केवल एक अकाउंट खुल सकता है, और भी सैलरी अकाउंट 25 सैलरी अकाउंट खोलना एक नाम के आदमी से, एक नाम के एक आधार कार्ड से, सारी आईडी प्रूफ होने के बाद में कैसे खुल गया। ये बैंकों को भी जवाब देना पड़ेगा कि एक सैलरी अकाउंट उसकी कैसे खुल गई 25 बैंकों में। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा खेल है, इसको बहुत बड़ी खुलासा है। कहीं ना कहीं इसमें से कोई लिंक कमजोरी नहीं, तो 15 महीने तक की जब वो नौकरी चलती रही तो अचानक से 15 महीने बाद ये खुलासा क्यों होता है। तो ये सब चीज़ों को लेकर के इसलिए बात किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई हेरफेर हुआ, कोई ना कोई कड़ी टूटी है जिसकी वजह से मामला सामने आया है। नहीं तो 15 महीने तक नौकरी करते हुए अभी तक की उसको पकड़ पाए हुए शिक्षकों की नहीं है। क्यों नहीं पकड़ पाते हैं इस पर भी हम आपको बता देते हैं। इसलिए क्योंकि अधिकांश सरकारी स्कूलों में, जबकि वो कस्तूरबा गांधी विद्यालय में, आवासीय विद्यालय में थी, और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का मतलब होता है कि शिक्षिका वहीं पर रहेगी, उन्हीं के हॉस्टल में रहेगी, वहीं का खाना खाएगी और उन्हीं के बच्चों के साथ रहेगी, उन्हीं जो गरीब और कमजोर तबके की लड़कियां होती हैं उनको पढ़ाएंगी। लेकिन अगर हॉस्टल था तो वहाँ अटेंडेंस कैसे लगती थी, वो वहाँ रहती नहीं थी, तो उसकी शिकायत क्यों नहीं अभी तक की गई। अचानक से वहाँ के डीएसओ वेसओ सब जग जाते हैं, सारे शिक्षा अधिकारी जग जाते हैं, लेकिन 15 महीने से उन्होंने कभी उसकी पता करने की नहीं थी। उनको पता ही नहीं चला कि कैसे वहाँ पे कोई सरकारी स्कूल में जाए, पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है वहाँ पे शिक्षिका आ रही है कि नहीं आ रही है। ये सारी खबरें इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई तार कमजोर हुआ है, किसी ना किसी की हिस्सेदारी नहीं पहुंची, जिसकी वजह से वो बीच की कड़ी ने इसमें सेंध मार दी और ये पूरा खुलासा हो गया। ये पूरा मामला है। अब अभी ये अनामिका शुक्ला वाले मामले की जांच चली रही थी कि इधर शिक्षकों की भर्ती का, एक तो उत्तर प्रदेश सरकार या कोई भी सरकार बहुत ही कम नौकरियां निकालती है, उसके बाद में जब नौकरी निकलती है तो उसमें 3 साल तक के केसेस चलते हैं, कभी कोई केस लगती है, कभी कोई केस लगती है, कभी आंसर शीट गलत होती है, कभी पेपर गलत होता है, कुछ कर धर के उसके बाद में जब लाख कोर्टों के बाद में जाने के बाद में नतीजे आ जाते हैं तो ऐसे कुछ बेवकूफ़ और बेकार लोग, बेगैरत लोग उन सारे मेहनत कर लोगों की समय को बर्बाद कर देते हैं, उनके मेहनत को बर्बाद कर देते हैं कि ये लोग घूसखोरी से करके, और ऐसे लोग नौकरी पाने के लिए जो मौजूद होते हैं। तो देश में बेरोजगारी तो है, लेकिन उस बेरोजगारी के जिम्मेदार कहीं ना कहीं ऐसे भ्रष्ट लोग हैं, ऐसे करप्ट लोग हैं, जिनकी वजह से भर्तियां निकलने के बाद भी 4 साल में इस भर्ती की नतीजा आता है कि अब भर्ती हो जाएगी। नतीजे आने के बाद में टॉपर ऐसा निकलता है जिसको राष्ट्रपति का नाम नहीं पता है और 142 अंक पाके रखता है। तो सोचे कितना स्तर गिर चुका है। उत्तर प्रदेश के ऐसे कई सारे डिग्री कॉलेज हैं, ऐसे कई सारे स्कूल हैं, ऐसे कई सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ भी आजकल ऐसे खुल रहे हैं जैसे मानो कि टेक्निकल कॉलेज मतलब धुआंधार खुले जा रहे हैं। वहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है? ऐसे कई सारे कॉलेज उत्तर प्रदेश के, आप और हम, आप लोग अपने आसपास जानते होंगे ऐसे कॉलेज के नाम, जहाँ पे बच्चा एक भी दिन ना जाए, आप एक भी दिन ना जाए, लेकिन आपको मार्कशीट आपकी फर्स्ट क्लास किया जाती है। तो आखिर यही सब आपको आशा देता है। इसी सबसे बढ़ करके ये धर्मेंद्र कुमार पटेल जैसे लोग आकर के हिम्मत करते हैं, 7.5 लाख रुपए में वो नौकरी खरीद ले रहे हैं।
जबकि एक जो उसका वाकई में योग्य होगा वो नहीं पा पाएगा, उसको नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो ये सारी चीजें लेकर के घोटाला करती रहती सरकार और लगातार दावा करती रहती है। तो सरकार को जवाब देना चाहिए। आपने इतना सारा करने के बाद में, इतनी पारदर्शिता करने के बाद में आप सारी कोशिश करते हैं, फिर ऐसे खेल कहाँ से हो जाते हैं? और होते हैं तो इतना समय क्यों लगता है उसको पास आउट होने में, इतना देर क्यों लगता है डिस्क्लोज होने में? इतना टाइम लग जाता है कि जब उन बच्चों को जिन्होंने पेपर दिया होगा, सोचिए अगर 25 साल के बंदे ने उसको पेपर दिया होगा तो आज 29 साल का हो गया होगा और उसके पेपर की रिजल्ट आती है। अब अगर वो रिजल्ट रोक लग जाती है तो अगले बार वो फॉर्म भरने के लायक नहीं होगा, फॉर्म भर ही नहीं सकेगा, वो एज से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसकी बेरोजगारी का जिम्मेदार कौन होगा? सरकारें आपस में आरोप लगाती रहेंगी, लेकिन ये गुनहगार धर्मेंद्र कुमार पटेल सरकार का गुनहगार नहीं है, क्योंकि सरकार के ही कुछ लोग मिले होंगे, शिक्षा विभाग में ही कुछ लोग मिले होंगे, जिसकी वजह से धर्मेंद्र जैसे लोग करते हैं। 2-4 दिन तक इस मामले में हो अल्लाह होगा, उसके बाद आपको इस मामले में कोई पता ही नहीं चलेगा कि धर्मेंद्र कुमार कहाँ गए, कहाँ गई मामला, कहाँ हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं पता चलेगा। कोई घोटाले का खुलासा करते करते इतना टाइम लग जाएगा कि अगर इस वक्त में उन लोगों को नौकरियां दे दी जाए तो नौकरी करके रिटायर हो जाएंगे और 4-5 साल की पेंशन भी उठा लेंगे। उसके बाद हो सकता है इस घोटाले की जांच का पर्दाफाश हो और फैसला आए। तो ये लगातार इसीलिए इसको स्वयं मानते हैं, वो मानते हैं कि जब तक पकड़े जाएंगे तब तक तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, उसके बाद में अगर जेल भी गए तो जमानत बाहर आके रहेंगे, अपनी जिंदगी जिएंगे और जब फैसले आएंगे तब तक देखा जाएगा तब तक क्या होता है। तो ये सारा खेल चलता है क्योंकि हमारी कानून व्यवस्था बहुत कमजोर पड़ रही है। उसको लेकर के जो अराजक तत्व हैं उसका फायदा उठा रहे हैं, वो इस तरीके की रणनीति हथकंडे को अपनाते हैं तो उनको तो लगता है कि हम किसी भी तरीके से कैसे भी रहें, कानून हमारा कुछ नहीं कर सकती है। वो शिक्षा विभाग को खरीदे ठग लेते हैं, वो मतलब लगातार उनकी ओर से ऐसी घटनाएं जब होती हैं, एक घोटाला, 2 घोटाला, 3 घोटाला, मतलब घोटाले पे घोटाला होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार अनामिका शुक्ला उर्फ अनामिका सिंह उर्फ प्रिया के मामले के बाद में अचानक शिक्षा प्रति घोटाला आता है, इतना बड़ा मामला। तो ये वाकई में उत्तर प्रदेश सरकार के सुशासन पर सवाल खड़ा करता है। अब तक योगी सरकार की ओर से कोरोना को लेकर के अच्छे काम किए जा रहे हैं, वहां पर लोगों को ठीक होने का रेट भी अच्छा है, सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन भ्रष्टाचार भी रुके, गुंडागर्दी भी खत्म की गई, कई चीजें ऐसी हुई। लेकिन शिक्षा को लेकर के जिस भाजपा सरकार को उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता था, जब वहां पे भाजपा की सरकार होती थी तो वहां पे शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी होती थी कि उसको लेकर के लोग एग्जाम्पल दिया करते थे और कहते थे कि उत्तर प्रदेश में पेपर पास करना, हाई स्कूल की परीक्षा पास करना बहुत मुश्किल है। ऐसे में जब इस तरीके के सामने आते, इस तरीके से वाकया सामने आते हैं तो उस लेवल की सख्ती करके क्या फायदा है? जब 10वीं 12वीं में आदमी सख्ती करके परीक्षा पास कर लेगा और जब शिक्षक भर्ती के लिए या कोई सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करेगा तो उसको वहां पर पैसे के बदल से ऐसे फर्जी लोग पास करा देंगे और जो फेल बच्चा है उसको भी टॉप करवा देंगे। तो उसको मेहनत करने के पीछे कहीं ना कहीं उसको दिक्कत रहेगी, वो आगे कैसे करेगा, इस पर कैसे आगे बढ़े, इस पर जवाब देना होगा, सरकार को सोचना होगा। जो युवा है ये हमारे चैनल को देख रहे हैं, जो नव युवक देख रहे हैं, जो भविष्य में ऐसी परीक्षाएं देने वाले हैं, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं से लोगों की तरफ से सरकारी नौकरियों से कटाव होने लगा है। उनको लगने लगा है कि हम फॉर्म भरेंगे, पहले तो फॉर्म भरेंगे, फिर पेपर कब होगा इसकी पता चलेगी, पेपर हो गया तो फिर पता चलता है क्वेश्चन पेपर में गलती आ गई, 2-4 लोगों ने हाई कोर्ट में केस कर दिया, फिर उस पर रोक लग गई, फिर पेपर को उसका केस चलता है तो फिर कहते चलिए पेपर हो गया, पेपर हो जाता है, फिर नतीजे आने में टाइम लगते हैं, उसके लिए कोर्ट जाना पड़ता है, नतीजे जारी हो, नतीजे जारी होते हैं, फिर नतीजों पर सवाल खड़ा किया जाता है, फिर कोर्ट जाया जाता है, फिर उसके बाद उस पर रोक लग जाती है, फिर रह जाए कि इतना सब टाइम लेके 3-4 साल के बाद में जब भर्ती का वक्त आता है तो ऐसे बेवकूफ़ धर्मेंद्र कुमार पटेल जैसे लोग सामने आते हैं और वो बेवकूफ़ियत के चक्कर में फिर से पेपर टल जाता है, फिर भर्ती नहीं हो पाती है। तो कुल मिला के समझने की ज़रूरत है, ऐसे समय में जब नौकरियां नहीं हैं और लगातार उसको इस चीज़ों को बात की जा रही है तो बहुत मुश्किल होता है। इंडिया चाइना बॉर्डर के विवाद को लेकर के अब बात कर लेते हैं, हमारे एक दर्शक राजकुमार गुप्ता जी कह रहे हैं उस पर बात कर लेते हैं। इंडिया चाइना विवाद को लेकर के चाइना की तरफ से लगातार हरकत बढ़ती जा रही है। चाइना ने अपने बॉर्डर पर हेलीकॉप्टरों की आवाजाही शुरू कर दी है, अपने बॉर्डर पर उधर से हेलीकॉप्टर का चाल चलन शुरू हो गया। इधर भारत ने भी सेना पूरी मजबूती से खड़ी कर रखी है, वो भी अपनी बात तैयार है, लेकिन चीन की तरफ से कोई ऐसी कदम नहीं किया जाए जिससे युद्ध की नौबत आए। और 1962 के बाद से आज तक की भारत और चाइना के बीच में कोई भी बंदूकों से वार नहीं हुआ, बंदूकों से लड़ाई नहीं हुई, धक्का मुक्की हुई है, उसके बाद चाइना अपने पीछे चला जाता है। मैंने आपको कल ही बताया था, ये संकेत है कहीं ना कहीं पे मामला कोरोना के आरोपों से बचने का चीन का, लेकिन उससे नहीं बचेगा, उस पर जल्दी उसका भी चेहरा सामने आएगा।
वहीं पे नेपाल को लेकर बात करें तो नेपाल के एक मंत्री हैं विष्णु, उन्होंने बताया, उन्होंने बोला है, उन्होंने कटाक्ष किया है भारत के ऊपर कि जब चाइना से बात करने की बात हुई तो जाके भारत ने बात कर लिया, और नेपाल भी वहां पे बात करना है काठमांडू में, तो उसे कोरोना के काल को कह करके उस पर बात करने से टाल रही है सरकार, भारत सरकार। तो ये व्यंग किया, ये कटाक्ष किया उन्होंने वाकई में। लेकिन मैंने आपको पहले कहा था नेपाल जैसे सरकार के विवाद से जो चल रहा है उसको बात 2 मिनट में सॉर्ट आउट कर सकता है, और चाइना के साथ जो चल रहा है, चाइना कभी वहां पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता है, उसको साथ लेना पड़ेगा, चाहे नेपाल को चाहे पाकिस्तान को, इनको साथ लेना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों देशों की मजबूरी ये है कि ये दोनों खुल करके उनको साथ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के देशों की स्थिति ऐसी नहीं है कि ये फुल्ली इंडिपेंडेंट हो, इनकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, ये दूसरे देशों पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। तो ये सारे मुद्दे थे। सबसे बड़ी गुस्से की बात और आक्रोश की बात है आज उत्तर प्रदेश के जो युवा ये खबर सुन रहे होंगे शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर के, उनके लिए काफ़ी बुरी खबर है, और वो अपने भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित होंगे कि वो सरकारी नौकरी की उम्मीद को लेकर जो तैयारियां कर रहे हैं शिक्षक भर्ती के लिए, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या का मुद्दा है। इस पर हम दोस्तों कल भी चर्चा करेंगे, आगे भी चर्चा करते रहेंगे शिक्षक घोटाले को लेकर के, और इस मुद्दे को हम लगातार बाद में बनाए रखेंगे। इसमें क्या अपडेट आती है, हर एक छोटी बड़ी अपडेट जो आपको चैनल पर भी नहीं दिखाए जाएंगे, वो अपडेट ढूंढ के हम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन आज का सीजन हम यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोगों से अच्छा लगा, आपको आज स्क्रीन हमने ट्रैकर पहले मूव कर रहा था, लेकिन आपको हमने इसलिए थोड़ा सा इसको मूविंग को हटा करके आपके सामने स्टिल कर दिया, ताकि आप लगातार देखते रहें कि देश और दुनिया में कोरोना के आंकड़े क्या चल रहे हैं, वो आपके सामने मौजूद है। तो आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे परिवार लगातार बढ़ते जा रहा है। 9000 से ऊपर हमारे फॉलोवर हो चुके हैं, और धीरे धीरे हम 10,000 की ओर जा रहे हैं। आप लोग का प्यार उसने इसी तरीके से बनता रहा तो जल्द ही हम वो भी आंकड़ा पार कर लेंगे। ये जो नंबर से सिर्फ आंकड़े हैं, आप लोग का प्यार ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, खबर एक्सक्लूसिव देखते रहिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए हमेशा, और खबरें भी देखते रहिए। कोई खबर है आपके साथ पास तो नीचे ट्रिकर में हमारा नंबर चल रहा है, उस नंबर में मैसेज कीजिए, हम आपके साथ जुड़ेंगे। कमेंट में मैसेज कीजिए, तब भी हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो कल शाम 5 बजे फिर मैं जुड़ूंगा आपके साथ में खबर एक्सक्लूसिव के फेसबुक पेज पर, सीधी बात सौरभ के साथ लेकर के उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे जिन मुद्दों पर टीवी चैनल और बड़े बड़े पत्रकार बात करने से बचते हैं, उस पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे और रखेंगे अपनी बेबाक राय, और आपकी भी राय सुनेंगे, और इसके बाद करेंगे हम विश्लेषण और निष्कर्ष में निकलेंगे कि जो हम और आम जनता क्या इस पर सोचती है, वो फैसला लेकर के सामने आते हैं अपनी बहस में। तो दोस्तों आज का लाइव सेशन नहीं खत्म करते हैं, कल फिर जुड़ेंगे आपके साथ में खबर एक्सक्लूसिव के फेसबुक पेज पर। तब तक के लिए आप लोग हमारे पेज को लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। नमस्कार।